गिलगित बल्तिस्तान के दारुल-हुकूमत सदर मकाम गिलगित में आए और जिस अंदाज से गिलगित के बासियों ने, चाहे वो बल्तिस्तान से हैं, गिलगित से हैं, दियामर से हैं, नगर से हैं, हुंजा से हैं, इन्होंने जिस वार्मथ का, जिस खुशउस्लूबी से हमें रिसीव किया है, जिस अपनाइयत का मुजाहरा किया है, वो तादम आखिर मैं भूल नहीं पाऊँगा। मुझे आप लोगों की एहतराम और मोहब्बतों का जो एहसान कर गए हैं, उस एहसान के बदले में कोशिश करेंगे कि अपना जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सके, इस्तेवार कैसे कर सके, उसमें अपनी तवानाइयाँ खर्च करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ुल नस्ल, मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ़ुल अक़ायद लोगों का जो एक गुलदस्ता है, ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था पाकिस्तान के लिए, उसका जो अमली नमूना है वो गिलगित में एग्ज़िबिट होता है और यहाँ पे उसकी नुमाइश होती है। वो एक ऐसे ही वतनियत का तस्वुर उनके यहाँ था कि लोग होंगे मुख्तलिफ, इंसान कभी एक जैसे नहीं रह सकते। इंसान अपनी तारीख़ में जो है ना, वो इख्तिलाफ और मुख्तलिफ़ुल नवा फ़िक्र के तहत उसने ज़िंदगी गुजारी है। जितनी भी इंसानी तारीख़ है, तो मोनोटनस उसकी ज़िंदगी में कोई भी शय नहीं हो सकती है। और वो इसके जो तख़य्युर है, उसकी जो तब्दीली है, उस पे वो यकीन रखता है। इस तब्दीली की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स भी अपनाता है, मुख्तलिफ़ ज़बानें भी अपनाते हैं, वरना सारे इंसान एक जैसी ज़बान बोल रहे होते नहीं, बोलते। हर इलाके में अपनी अपनी बोली जो है ना, वो खुद ही उन्होंने डिज़ाइन की। लेकिन इन तमाम इख्तिलाफ़ और मुख्तलिफ़ उलनवा जो हैसियत है, जो शनाख्त है, उसकी बुनियाद पे इकट्ठे ज़िंदगी कैसे गुजारना है, ये इंसानियत की महराज है। इंसान की महराज की बुनियाद यही है कि वो ज़बान में, नस्ल में, रंग में, अक़ीदे में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो और उसके बावजूद एक दूसरे के हुकूक़ को वो यकसां तस्लीम करे। अगर वो एक दूसरे के हुकूक़ को यकसां तस्लीम नहीं करता तो फिर वो जंगल और जानवर का जो तर्ज़ अमल है ज़िंदगी का, उसको इख्तियार करता है। उसमें जो ताकतवर जानवर होता है वो कमज़ोर जानवर को आ लेता है, जो ज़्यादा गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं वो शेर के पीछे पड़ जाते हैं, कहीं पर वो आबादी की बुनियाद पे, किधरी सलाहियत की बुनियाद पे वो अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करता है। लेकिन जो इंसानियत की महराज है वो ये है कि वो सिर्फ़ इब्ने आदम के तस्वुर के तौर पर अपने आप को यकसां समझता है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यही पैगाम लेकर आया हूँ कि एक दूसरे के हुकूक़ का एहतराम, और रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि उन हुकूक़ के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सके, उसका निफाज कर सके, और हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अक़दार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अपनी गलतफ़हमी दूर कर लें। हमारे यहाँ कुर्बतें ज़्यादा हैं, दूरियाँ कम हैं, और जो दूरियाँ खुदा न ख्वास्ता किसी भी गलतफ़हमी की बुनियाद पर अगर सामने आई हैं या लाई गई हैं, उनको भी हिकमत के साथ, हिम्मत के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दूर करें। बाकी यहाँ के मैं समझता हूँ कि जितने बुलंद व बाला पहाड़ हैं, उतने ही बुलंद बाला आपके हौसले हैं। ये पहाड़ों के जो मस्किन हैं, यहाँ पे जो आप लोगों ने और आपके आबा व अजदाद ने जो सकूनत इख्तियार की हुई थी, उसने आपको एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र और एक किरदार अदा किया है, और वो किरदार जो है ना, वक़ार का है, डिग्निटी का है, हुस्न का है। आपकी अपनी पहचान और हुस्न जो है ना, वो बाकी मानदा दुनिया से बहुत अलहदा है। आपकी तशबीहात अलहदा हैं, आपके इस्तिहारात अलहदा हैं, और उन तमाम में बड़ी चाशनी मौजूद है, बड़ी
खूबसूरती मौजूद है, बड़ी कशिश मौजूद है, और बाकी पाकिस्तान और बाकी दुनिया आपकी तरफ उस कशिश सकील में दौड़े चले आते हैं। आप देखें टूरिस्ट भी आपकी तरफ आते हैं, यूरोप से भी लोग आ रहे होते हैं, एशिया से भी लोग आ रहे होते हैं, अंदरून पाकिस्तान से लोग खिंचे चले आ रहे होते हैं। तो कोई ख़ास मादा ज़रूर यहाँ की फ़िज़ा में भी है और यहाँ के लोगों में भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौक़े, यहाँ के आइनी सवालात हैं उस पर भी हमारी बहुत तफसीली बातचीत दोस्तों के साथ हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई है, गवर्नर के साथ, उनके काबीना के साथ, उसके अलावा जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हुई है। और ये जो इब्तिदाइया है हमारी हुकूमत के दौरानिया में, ये शुरुआत इसकी हुई है, इख्तिताम सिर्फ इस एक दिन पे नहीं होगा। हम तसलसल के साथ गिलगित और बल्तिस्तान के मसाइल के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और जिस हद तक मुमकिन होगा उसे इंशाअल्लाह हल करने की भी कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि यहाँ के लोग अपने पाँव पे खड़े हों, एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारें बहैसियत पाकिस्तानी, उनके जो शनाख्त के सवालात हैं वो भी जल्द उनके आइनी जवाबात मिल जाएं, और उसके लिए जो काविश वफाकी हुकूमत के तौर पे हमसे होगी इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते चलें कि वो हम करेंगे। यहाँ की जो इकनॉमिक पोटेंशल है उस पे हम एक तवीलुल मयाद अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि काम करें, चाहे वो टूरिज़म इंडस्ट्री हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल के हवाले से हो, या यहाँ की जो पावर सेक्टर में रोल आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक प्रायोरिटी पे है। हमारे साथ हमारे फेडरल मिनिस्टर साथ हैं, उन्होंने बहुत फोकस होकर जो मेजर चैलेंजेस हैं वो शाहराहों के हवाले से या टनल्स के हवाले से हैं, उनकी फंडिंग्स के हवाले से हैं, ये तमाम चीज़ें ज़ेर गौर आईं और उम्मीद करते हैं कि इसको हम आगे ऐसे अंदाज में लेके जाएंगे जो लोगों के लिए इत्मीनान का बायस होगा। बहुत शुक्रिया। और आप सबको मालूम है सर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया का मीडिया इसमें चीख रहा है। सर, आपके दौरे से लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आया आपके दौरे के मौका पर क्या फ़ैसले किए गए इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। 4G सर्विस भी 12 रोज़ से बंद है, तो यहाँ का निज़ाम बिल्कुल मफलूज है सर। स्टूडेंट इसमें मुतासिर हैं, आम टूरिस्ट मुतासिर हैं सर, टूरिज़म को शोबा जो है बहुत तबाह हो गया है। तो साथ साथ मैं ये भी कहूँगा सर, यहाँ के लोगों का जो जीना है, जो तर्ज ज़िंदगी है, वो किस हद तक मुश्किल है कि आप देखें कि साल में 8 महीने तक यहाँ 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है सर रोज़ाना, और ये दिन अभी आने वाले हैं 22 घंटे की लोड शेडिंग। सो सर इसके बारे में प्लीज़। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक लॉ है, दूसरा ऑर्डर है, इसके दो पहलू हैं। हमारे यहाँ यही फ़ैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा, और कानून चाहे कोई भी हो। जो माइनॉरिटी के ऐसे लोग दोनों तीनों चारों अतराफ हो सकते हैं, जो कि चंद लोग होंगे या 20 होंगे या मैक्सिमम मेरे ख्याल में सैकड़ों होंगे, अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे, तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे, ये याद रखें। जैसा आपने कहा कि आईनी मसाइल पे तो दरअसल बहस हुई, लेकिन यहाँ का जो सबसे अहम मसला है वो यहाँ की जुडिशरी है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में पिछले 6 सालों से कोई जज अपॉइंट नहीं हो रहा, और जो जब अपॉइंट करने का जब सिलसिला आता है तो वो कहा जाता है कि जी काना डिवीज़न में 3 करोड़ 4 करोड़ की बोलियां लगती हैं। तो ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की डिस्क्रेशन है कि वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जज अपॉइंट करें, तो इन इलाकों में सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए क्या आप मुस्तकबिल करीब में कोई अपॉइंटमेंट करेंगे? ये इशू कल भी रेज हुआ था। मैं आपको ये इंश्योर करा दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस हवाले से खुशखबरी भी सुनेंगे और कोई बोली नहीं लगेगी। हम जो है ना बोलियों का गला घोंटने आए हैं, बोलियां लगाने नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, गिलगित बल्तिस्तान माली बहरान का शिकार है। यहाँ की जो वाहिद यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, गुज़श्ता कई रोज़ से वहाँ के तलबा जो हैं वो फ़ीसों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो क्यों ना इस गिलगित बल्तिस्तान की इस यूनिवर्सिटी का वफाक जो है इसकी सरपरस्ती करे, इसके माली बहरान को दूर। कल रात हमारी वाइस चांसलर साहब से इस सिलसिले में मुलाकात और बात हुई है,
اور ان کو فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہم نے لنک کیا اور انشاءاللہ اس کے مسائل کو فائنینشیل مسائل جو ہیں ان کو ہم بالکل سمپیتھیٹکلی ایڈریس کریں گے. نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں شاید دنیا کے جتنے بھی اہم انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں سب کا اثر رسوخ گلگت بلتستان میں ہے اور کسی نہ کسی شکل میں ان کی موجودگی نظر آتی ہے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو چیلنج کرنے والے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا یہ فیصلے ہوں گے یا لک بزی ڈو نتھنگ؟ دیکھیں کن کی پریزنس یہاں ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یا نہیں ہے، میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا، اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے، نہ کسی ملک کی گنجائش ہے، نہ کسی معاشرے کی گنجائش ہے. ون نیشن، ون لا، ون سلوگن، اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیر اعظم صاحب، آپ گلگت بلتستان آئے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ان خوبصورت وادیوں میں رہنے والے عوام بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. خاص کر یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ کے نوٹیفائی ہوئے تھے لیکن اب تک ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. کیا آپ کے دور حکومت میں یہ پاسبل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہاں پہ پی ٹی وی کا بیرو آفس نہیں ہے، اگر وہ بھی پاسبل ہو جائے تو سر یہاں کے صحافیوں کے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہوں گی. مجھے ایک حوالے سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک جتنے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے بات نہ کی ہو یا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ کیا ہو. مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی وی کے حوالے سے کل رات ہم نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں، بہت جلد اس کے اسٹیبلشمنٹ، سینٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیسیجن ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو کہا ہے کہ 2 دن کے لیے کم سے کم پی ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو ہو جس میں شنا اور جو بلتی لینگویج ہے اس کے کوئی ٹاک شوز ہونے چاہیے جو آپ کے یہاں کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں. کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو آپ کو لوگوں کو موقع فراہم کر سکے تاکہ وہ زیر بحث ان مسائل کو لے کر آ سکیں. بہت شکریہ. سوال ہے کہ آپ کا تعلق بھی اس پارٹی سے ہے جس نے سب سے پہلے سینٹ میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک بل بھی سبمٹ کیا تھا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ نہیں رہا تو اب آپ وزیر اعظم بھی ہے تو کیا رول پلے کریں گے؟ چونکہ آئینی جو مسئلہ ہے یہ یہاں کا لوگوں کا ایک بڑا ایشو ہے. ہم آئینی سوالات کے جواب. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ افتتاحی تقریب سے خطاب کریں.